हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1853 का अधिनियम और 1858 का अधिनियम पढ़ा। तो एक बार इसको हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आज पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो पहले हम लोग 1853 का अधिनियम और 1858 का भारत सरकार अधिनियम को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि 1853 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो थी वो 24 से घटा करके कितना कर दिया गया, तो 24 से घटा करके 18 कर दिया गया। पहली चीज़ तो ये हुई। सेकंड क्या है कि एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया जिसके तहत यह भारतीयों के लिए भी खोला गया। पहले क्या होता था कि सिर्फ ब्रिटिश जो थे वही अधिकारी बनते थे, जितने भी ब्रिटिशियन थे। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत यह भारतीयों के लिए भी खोला गया और भारतीयों भी इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते थे और अधिकारी बन सकते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तीसरी बात क्या है कि विधि सदस्य को पूर्ण मान्यता। 1833 के एक्ट के तहत एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया और पहला विधि सदस्य कौन बना था, तो लॉर्ड मैकाले। और इसको क्या किया गया कि 1853 के एक्ट में इसको मान्यता मिली विधि सदस्य को कि यह अपना मत दे सकता था और इसको पूर्णतः मान्यता मिली। चूँकि इसको 1833 के एक्ट में सिर्फ इसको शामिल किया गया था, इसको मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन इस एक्ट से इस विधि सदस्य को मत देने का भी अधिकार मिला। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जाना। अब जो है एक 1858 का अधिनियम, इसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि कंपनी का शासन की समाप्ति हो गई। यानी कि भारत पे जो कंपनी का शासन था और इस अधिनियम से 1858 के अधिनियम से कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त हो गया भारत पे। एक चीज़ और हम लोग ध्यान में रखेंगे पढ़ते समय कि वायसराय कौन था या फिर जो है गवर्नर जनरल कौन था, इस चीज़ पर भी ध्यान रखेंगे। तो 1858 के एक्ट के दौरान कौन वायसराय था, तो यहाँ पे कैनिंग का कार्यकाल कितना था, तो 1856 से लेकर के 1862 तक कैनिंग जो था ये था। चूँकि यहाँ पे वायसराय जो है इसी एक्ट से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। 1858 के अधिनियम से गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, तो भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इसको याद रखेंगे। और कैनिंग इस समय क्या था, तो वायसराय था। ये चीज़ें थी। अब ब्रिटेन में क्या क्या चीज़ें बदली, तो ब्रिटेन में एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव का पद सृजित किया गया और पहला भारत सचिव कौन था, तो लॉर्ड स्टैनली पहला भारत सचिव था। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था, तो चर्चिल थे। इसको भी याद रखेंगे। और ये भारत सचिव जो होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और ये ब्रिटिश संसद के प्रति यह उत्तरदायी होता था। इसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि इसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जिसमें 15 सदस्य होते थे और इसका ऑफिस का खर्च जो है वो भारतीय राजस्व से चुकाया जाता था। इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि कहाँ से चुकाया जाता था, तो भारतीय राजस्व से ही चुकाया जाता था। अब हम लोग आते हैं आज के इस टॉपिक पे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और पहले अभी हम लोग इसको रिकॉल किए थे 1853 और 1858 का अधिनियम को। तो इसमें क्या हुआ कि पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। 1861 के अधिनियम के तहत पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। तो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि 1773 में कार्यकारिणी सदस्य कितने थे, तो 4 थे। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से 4 से घटा करके कितना कर दिया गया सदस्यों की संख्या, तो उसको 3 कर दिया गया। फिर 1833 के एक्ट में एक विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य को जोड़ा गया और सदस्यों की संख्या हो गई 4। 1853 में जो है इसको विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य की मान्यता दी गई। चूँकि विधि सदस्य सिर्फ सदस्य नाम का था, इसको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था और 53 में इसको मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
और पुनः जो है 1861 के अधिनियम में एक विधि सदस्य को और जोड़ा गया और कुल कितने सदस्य हो गए, तो कुल 5 सदस्य हो गए। विधि सदस्य में जोड़ा गया तो कुल कितने सदस्य हो गए कार्यकारिणी परिषद में, तो 5 हो गए। सेकेंड चीज क्या आता है कि वायसराय को अतिरिक्त सदस्य नियुक्ति का अधिकार हो गया। वायसराय जो था उसको सदस्य नियुक्ति का और अधिकार मिल गया। अब वह कम से कम 6 सदस्य की नियुक्ति कर सकता था और अधिक से अधिक 12 सदस्य की यह नियुक्ति कर सकता था वायसराय। तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है जिसके तहत क्या होता है कि कार्यकारिणी का जो सदस्य है वो भिन्न भिन्न विभागों को देखते हैं, यानी कि उसके जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग विभागों को देखते हैं, हैंडल करते हैं। चौथा पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिल जाता है, लेकिन यह जो है 6 महीने के लिए ही वैध है। ये चीज़ें हैं। अब हम लोग 5वां देखते हैं पॉइंट्स की मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने और संशोधन करने का भी अधिकार मिल जाता है, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि इन सबको जो है थोड़ा बम्बई इसके कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, इन दोनों को, मद्रास प्रेसिडेंसी को और बम्बई प्रेसिडेंसी को। तो ये कुल 5 पॉइंट्स बनते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। कुल 5 पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इनमें क्या क्या चीज़ें हुई, इसमें क्या क्या बदलाव हुए उसको देखते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में और वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो अभी हम लोग देखें 1861 में कि कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की वह वायसराय नियुक्ति कर सकता था, और 1892 में है कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की वायसराय नियुक्ति कर सकता है, यानी कि इस अधिनियम में थोड़ा और बढ़ गया। सेकेंड चीज़ पे हम लोग आते हैं कि पहली बार निर्वाचन पद्धति सीमित रूप से क्या किया गया, स्वीकार किया गया। हालांकि अभी भी निर्वाचन के नाम पे मनोनीत ही किया जाता था। क्या किया जाता था, मनोनीत शब्द का ही प्रयोग होता था। अब हम लोग तीसरे पॉइंट में आते हैं सदस्यों के संदर्भ में कि कुछ मामलों में जो है विचार रखने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था सदस्यों को। जो भी सदस्य की जो वायसराय नियुक्ति करते थे उसको कुछ मामले में अपना विचार रख सकते थे या प्रश्न पूछने का अधिकार इसको दिया गया, जैसे कि बजट पर चर्चा करने का अधिकार है, और 1919 में बजट पर सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसको याद रखेंगे। चौथे पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह नारा इस अधिनियम के तहत भारतीयों के द्वारा दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में यह नारा दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस अधिनियम के तहत बोला गया। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारतीयों ने यह नारा दिया। तो आज हम लोग 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ये दो टॉपिक को आज हम लोग पढ़े हैं संवैधानिक विकास के अंतर्गत। तो अगले वीडियो में फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसी तरह कंटिन्यू जो है आपका पॉलिटी का सेक्शन जारी रहेगा। और इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।